नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है बहुत दिनों से हमने करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं। आज से हम कोशिश करेंगे कि आगे से जो भी करंट अफेयर्स का अपडेट रहेगा वो आपको यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आगे भी आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो पर डे मॉर्निंग सेशन में आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 2 फरवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इस वीडियो का जो पूरा पीडीएफ रहेगा वह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में लिंक के रूप में हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिनों ही पहले बजट पेश किया गया है संसद में। तो इस बजट को पेश करने के ठीक कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने अपना एक मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये किसको चुना गया है? तो ये चुने गए डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बजट से ठीक पहले डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरी बात क्या होती है कि जो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, ये किसके अधीन रहकर काम करते हैं? तो जो भारत का जो वित्त मंत्रालय होता है उसके अधीन रहकर ये क्या करते हैं, भारत सरकार के लिए काम करते हैं। इन व्यक्ति से ठीक पहले पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में के.वी. सुब्रमण्यम ने का जो कार्यकाल था ये क्या था, 3 वर्ष का कार्यकाल इनका पूर्ण समाप्त हो चुका था। तो इनके कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में इन्हें भारत सरकार का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रीष्म काल के बाद में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको कहा जाता है जायद फसल। तो इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है जायद सम्मेलन। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें भी हम जान लेते हैं। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो नाम रखा गया है उसका नाम क्या है? जायद सम्मेलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जायद शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जो खरीफ फसल और रबी मौसम के बीच में उगाई जाती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? जायद की फसल कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वह कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसी में कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 26 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। सीमा शुल्क सहयोग परिषद, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल सीसी ने 1953 में आईसीडी के पालन की घोषणा की थी, जिसमें सीसी का नाम बदलकर 1994 में विश्व सीमा शुल्क संगठन के नाम पर रख दिया गया। फिलहाल में केवल आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क जो दिवस होता है इसे हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन आयोजित करके इसको मनाते हैं और इसको स्टार्ट किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान है? अभी होस्ट होने वाले हैं, 4 फरवरी से इनका स्टार्टअप होने वाला है। तो इनको होस्ट कर रहा है कौन? चीन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि विंटर के जो ओलंपिक होने वाले हैं
उनका आयोजन चीन की जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा। और ये कौन से नंबर के ओलंपिक हैं? तो ये 24वें नंबर के हैं। पहले कब हुए थे? तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस में आयोजित कराए गए थे। ये कौन से नंबर के आयोजित हो रहे हैं अब? ये 24वें नंबर के शीतकालीन ओलंपिक हैं, जिनका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक किया जाएगा। उसके बाद 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन वर्ष 2026 में किया जाएगा, मतलब इसके ठीक 4 साल बाद। और ये कहाँ पर है? इटली देश में प्रस्तावित है। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि प्रथम वाला कब हुआ था, अभी हाल फिलहाल में 24वां कब हो रहा है, और इसके बाद 26वां कब आयोजित किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया, इसलिए इनको इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा इनको क्लीन चिट देकर इनको बाहर कर दिया गया इस टूर्नामेंट से। तो इस टूर्नामेंट में भाग लिया राफेल नाडाल ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि ये इसमें भाग लेते तो संभवतः इनकी जीतने की आशंका ज़्यादा होती है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? राफेल नाडाल। तो 2022 का ऑस्ट्रेलियाई जो ओपन का खिताब है उसे राफेल नाडाल के द्वारा जीत लिया गया है। और इन्होंने हाल ही में ये इनका जो ग्रैंड स्लैम है कौन से नंबर का हो गया? 21वें नंबर का। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं अभी। सबसे पहली बात, राफेल नाडाल ने वर्ष 2022 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। ये जो खिलाड़ी हैं राफेल नाडाल, ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इस ऑस्ट्रेलियाई ओपन में के फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल में दवेदेव को हराया है। ठीक है, आगे इसी में हम बात करते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये कौन है? राफेल नाडाल। और यह उनके अभी तक का टेस्ट पूरे कैरियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। और इनने अपने जीवन काल में अभी तक ओवरऑल 21 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और एक कौन होता है? यूएस ओपन, और लास्ट वाला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। जब भी कोई टेनिस प्लेयर इनको जीतता है तो उनको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। तो ये पूरे टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए, क्योंकि इनसे ठीक पहले 20-20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इन दोनों क्या किया है? हाल ही में पीछे पछाड़कर इसमें अपना नाम आगे दर्ज करा लिया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। जिस प्रकार से पुरुषों का टेनिस का ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ है, उसी प्रकार से ये महिलाओं का भी होता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने किसे हराकर जीता है? तो फाइनल में एशले बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और यह उनके अभी तक का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। मतलब अभी ये 25 साल की हैं और इन्होंने टेनिस में अभी कुछ समय पहले ही ग्रैंड स्लैम जीतना स्टार्ट किए हैं। और ये उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है और पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात आपके इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहे नियोकोब की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वेरिएंट का जो एक नया वेरिएंट सामने आया है उसका नाम क्या रखा गया है? नियोकोब। और इसको सबसे पहले कहाँ पहचाना गया है? चमगादड़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नियोकोब का मतलब होता है न्यूरोमीसिया, जो कि एक चमगादड़ की प्रजाति होती है जो कि वायरस से क्या हो जाती है? संक्रमित हो गई है।
वायरस क्या है अपना, कोरोना वायरस। तो जब कोरोना वायरस चमगादड़ों में फैलने लगा है तो उसका एक नया वेरिएंट बन गया, नाम क्या है उसका, नियोको। तो हाल ही में इस वेरिएंट की जो पुष्टि की गई है वह चमगादड़, जो दक्षिण अफ्रीका की चमगादड़ है, वहाँ पर इस वायरस की क्या की गई, पहली बार पुष्टि की गई है। तो दो तरह के प्रश्न होते हैं जो कि इससे जुड़े हुए रहते हैं कि नियोकोव का मतलब क्या होता है। यह एक चमगादड़ की प्रजाति होती है और इसका जो वायरस है सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया है, या पर वहाँ पर इसकी पुष्टि की गई है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति होती है, जहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक गैसों का सोर्स होता है, जीवाश्म ईंधनों का, तो उसको बोलते हैं अपन प्रवाल भित्ति। तो वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो भी आपको इसमें याद रखना है, दोनों तथ्य। सेकंड तथ्य में क्या कहा गया है कि बढ़ते हुए वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग से यह रीफ क्या हो रही, दिनों दिन खतरे में आ रहे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन ने इसकी सुरक्षा के लिए $1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च करने की घोषणा की है, जिससे कि ये जो जीवाश्म ईंधन है इसको मुख्य रूप से स्टोर किया जाए या इसको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है ये भारत के जो राज्य है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर क्या ये लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी में कुछ बातें और हम जान लेते हैं। तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। अभी ये हाल ही में इसका क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, हाल ही में इस अभ्यारण्य में प्रवासी स्पॉट बिल्ड पेलिकन की सामूहिक मौतें हुई हैं। ये एक प्रकार के पक्षी होते हैं जो कि साइबेरिया, रूस, मलेशिया, हंगरी, सिंगापुर और जर्मनी से ये पक्षी भारत आते हैं। जब भी कोई पक्षी किसी अन्य देश से प्रजनन या पोषण के लिए किसी अन्य देश जाता है तो उन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। तो इन पक्षियों की हाल ही में क्या सामूहिक रूप से मौत होने की पुष्टि की गई है। तो उनके बारे में ये पूछा गया है कि ये जो जितने भी प्रवासी जो पक्षी हैं इनको कहाँ पे देखा गया है। तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश के तेलीनी नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य में। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लिप्रेसी डे। तो इसका सही उत्तर होता है 30 जनवरी। प्रत्येक वर्ष हम 30 जनवरी के दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। ये क्या है, ये बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज़ होता है जो कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस, इसको काट के आप ठीक कर लेना, यहाँ पर लेना 30 जनवरी, गलती से मिसप्रिंट हो गया वो। तो 30 जनवरी के दिन इसको मनाया जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक जीवाणु से फैलता है। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, मतलब जीवाणु से ये रोग क्या होता है, हमारे शरीर में फैलता है। इस रोग में त्वचा, हमारी आँखें, हमारे शरीर का श्वसन तंत्र एवं हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है ये क्या होते हैं, सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। दो बातें इसमें याद रखना है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है, और यह एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लिप्री। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। प्रत्येक दिन हम 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो लास्ट में एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको कमेंट करके बताना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मॉर्निंग के सेशन में मिल जाया करेगा इसी चैनल पर। और इस वीडियो का जो कंप्लीट PDF है
वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नेक्स्ट वीडियो में और नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।